हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के चैप्टर में बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिफिनेशन, उसकी फीचर्स, उसके एडवांटेज, उसके लिमिटेशंस और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता दिया था। मैंने आपको कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट के बारे में भी बता दिया था। तो ये वीडियो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, इसके बारे में बताया था। तो इसमें से अभी सबसे पहले हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और नोट्स टू अकाउंट पढ़ना है। ये जो है इसको हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके लिए एक अलग चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। बाकी तीनों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को लेके चलते हैं। बैलेंस शीट में इसका हिंदी मीनिंग होता है चिट्ठा। इसको आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमको किसी सर्टेन डेट पर, किसी निश्चित तिथि पर कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। किस चीज के बारे में बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। इसीलिए हम इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्थिति विवरण, ठीक है। तो चिट्ठा को स्थिति विवरण भी कहा जाता है, या इंग्लिश में बात करें तो बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो बैलेंस शीट is a statement which is prepared to show the financial position of company on a certain date. Therefore, it is also called position statement. ठीक है। तो इसके अब यहां से हम फीचर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहला फीचर हो जाएगा कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कि सर्टेन डेट पर बनाया जाता है। किस डेट पर? सर्टेन डेट पर। सर्टेन डेट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि सर्टेन डेट का यहां पे मतलब हो सकता है साल का अंत, हाफ ईयर का अंत या फिर क्वार्टर का अंत, ठीक है। क्वार्टर एंड, हाफ ईयर एंड या ईयर एंड, ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशन में हम बना सकते हैं। वैसे तो अलग अलग डेट पे भी बनते हैं, जब कंपनी का मर्जर होता है, एमलगमेशन होता है, ये सब सिचुएशन में भी बनते हैं बैलेंस शीट, लेकिन जनरली हम इसको साल के अंत में बनाते हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट। दूसरा कि ये कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। अब हमने परिभाषा में जो जो चीजें थी वो तो लिख दी। अब इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे तो ये दोनों हैं टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, पहला एसेट साइड, दूसरा लायबिलिटी साइड। वैसे तो पहले हम लायबिलिटी साइड को दिखाते हैं, फिर एसेट साइड दिखाते हैं। तो लायबिलिटी साइड को हम यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलेंगे, ठीक है। पहले जो हम बैलेंस शीट बनाते थे उसमें कैपिटल एंड लायबिलिटीज या सीधे लायबिलिटीज भी बोल देते थे, लेकिन यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलेंगे लायबिलिटी साइड को, ठीक है, और एसेट्स को एसेट्स से बोलेंगे। तो दो साइड होते हैं बैलेंस शीट के। और सबसे आखिरी फीचर में आएगा कि इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन हम 11th में पढ़ चुके हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे बैलेंस शीट बेस्ड है, आधारित है। तो उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? तो एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा कैपिटल और लायबिलिटीज का टोटल होगा वो हमेशा एसेट्स के बराबर होगा। मतलब दो साइड हैं एसेट्स और एक साइड है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, वो दोनों हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट का जो दोनों पक्ष हैं यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं बैलेंस शीट के। इसके बाद हमको बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ना है।
तो फॉर्मेट एक बार हम देख लेते हैं। तो ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। ये एक्चुअली ये फॉर्मेट जो है, इधर वाला जो पार्ट है वो इसी के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। इसी के नीचे लिखा जाता है, तो कॉपी में बनाएंगे तो इसी के नीचे लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखा जाता है। वो मेरे पास इतना स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने उस तरफ कर दिया, ठीक है। अब बैलेंस शीट में यहां पर कंपनी का नाम लिखा जाता है और यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन ये डेट लिखी जाती है जिस डेट पर बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद फॉर्मेट में दो साइड हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज है और दूसरा है एसेट साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में 4 हेडिंग्स है। एक शेयर होल्डर फंड है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, नॉन करंट लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। इधर दो हेडिंग है, पहला है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा है करंट एसेट्स। तो इधर भी नॉन करंट और करंट है, इधर भी नॉन करंट और करंट है। तो इसमें करंट और नॉन करंट का क्या मीनिंग होता है? करंट का मतलब होता है कि जब कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए या बेचने के लिए रखती है, मतलब क्या हुआ कि हम ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन में अपना जो ये एसेट है उसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें ऐसी संपत्तियां आती हैं जो जनरली 12 महीने या कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल होगा उसके अंदर में रियलाइज हो जाती है। ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट मैं आपको जब ये मिटा दूंगा तो आगे बता दूंगा, लेकिन अभी आप बस समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग साइकिल जनरली 12 महीने का होता है, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसी आसपास में होता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जो कम समय के लिए बिजनेस में रखे गए हैं। नॉन करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जो कंपनी में लंबे समय के लिए रखे जाते हैं और बेचने के लिए नहीं रखे जाते हैं, उनको यूज करने के लिए, कंपनी की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी मशीन है, ये कंपनी की कुशलता बढ़ाती है, इफिशियंसी बढ़ाती है। उसी तरह नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज भी इसी तरह से क्लासिफाई हुए कि करंट लायबिलिटीज में ऐसी लायबिलिटीज आती हैं जिनका भुगतान हम 12 महीने से पहले या ऑपरेटिंग साइकिल से पहले करने का सोचे हुए हैं, इच्छा रखते हैं, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? तो नॉन करंट लायबिलिटीज में वो लायबिलिटीज आएंगे जिनको हम सोचे हुए कि बाद में चुका देंगे, लंबे समय के बाद चुका देंगे, साल भर के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद चुका देंगे, ठीक है। तो उनको नॉन करंट लायबिलिटीज में रखा जाता है। अब अलग अलग हर हेडिंग को हम समझ लेते हैं। पहला हेडिंग है इसमें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में अगर आप देखेंगे तो 3 अलग सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये हेडिंग्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो सब हेडिंग्स है। सब हेडिंग्स में पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो इनको समझाने के लिए मुझे थोड़ा इसको मिटाना होगा पहले, लेकिन ये जान लेते हैं कि शेयर होल्डर फंड क्या होता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है वो फंड जो कंपनी के शेयर होल्डर्स का है, ठीक है, कंपनी के मालिक का है। ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे इसके अंडर में, वो सब कंपनी के ओनरशिप फंड को दर्शाता है। मतलब कंपनी के जो मालिक हैं उनकी संपत्ति को दर्शाता है कि बिजनेस में उनका क्या क्या है। तो शेयर कैपिटल ऑब्वियसली जितना पैसा उन्होंने लगाया है वो है, उन्होंने जो कंपनी ने लाभ कमाया है वो भी शेयर होल्डर का ही पैसा है, तो इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस में वो आ जाता है। और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या है? तो कंपनी में कंपनी के अंशधारियों शेयर होल्डर्स के द्वारा जितना भी पैसा लगाया जाता है वो सब शेयर कैपिटल कहलाते हैं। अब अगर हमको बिजनेस चलाना है तो बिजनेस में कैपिटल की तो जरूरत है, तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कैपिटल ही बोलते हैं, लेकिन कंपनी के केस में इसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब हमने पीछे देखा हुआ है कि जब भी हमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो अगर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो हम अपना पैसा लगाते हैं, कम है तो बैंक से लोन ले लेते हैं और बिजनेस में लगा देते हैं, ठीक है। तो अपना पैसा हमने बिजनेस में लगा दिया, कुछ लोन ले लिया, इस तरह से हमने बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल। ऐसा जनरली हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में करते हैं, लेकिन कंपनी के केस में हम अपना पैसा सीधे ऐसे बिजनेस में नहीं लगा सकते हैं।
उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं कंपनी के केस में जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि हम कितना पूंजी अपने पास रखेंगे और फिर उस पूंजी के लिए जनता से आवेदन आमंत्रित करती है कि जिसको जिसको बिजनेस में पैसे लगाने हैं वो शेयर के माध्यम से बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब लोग शेयर खरीदने के लिए आवेदन देते हैं तो वो कुछ पैसा भी देते हैं। अब उनको शेयर मिल जाता है, कंपनी को पैसा मिल जाता है, तो यही पैसा जो है कंपनी के लिए शेयर कैपिटल कहलाता है। और जिन लोगों ने आवेदन दिया है, जिन लोगों ने शेयर खरीदा है, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। अब इसी शेयर कैपिटल को अलग अलग कुछ भागों में क्लासिफाई किया है, जो कि मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इट मींस capital with which a company is registered. It is maximum capital of a company which can be issued for subscription. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि कंपनी जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उस वक्त एक स्पेसिफाइड कैपिटल का अमाउंट अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शो करती है। ठीक है, तो उसी को हम रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं या ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक, अब ये जो कैपिटल कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, ये कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल हो सकता है या होगा। ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल कैसे? इससे ज्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती है, तो उससे ज्यादा पैसा आएगा भी नहीं, इशू ही नहीं कर सकती, तो उससे ज्यादा पैसा रिसीव नहीं होगा। इसीलिए लिखा हुआ इट इज मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी व्हिच कैन बी इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। दूसरा है इशूड कैपिटल, मतलब it is part of authorized capital which is issued for subscription, that is value of shares for which application is invited by company। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो टोटल कैपिटल था उसमें से कुछ शेयर कंपनी ने बेचने के लिए रख दिए। ठीक है, तो इट इज पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है यह ऑथोराइज्ड कैपिटल का हिस्सा है जिसके लिए कंपनी ने जनता से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, या कंपनी ने जिसको सब्सक्राइब करने के लिए निर्गमित किया है। ठीक है, तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड। अब हम शेयर इशू करेंगे तो जनता फिर उसके लिए अप्लाई करेगी, जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कंपनी के शेयर्स में वो अप्लाई करेंगे। हो सकता है लोग कंपनी के फाइनेंशियल से खुश हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे खुश हैं, तो वो शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। अब शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि जितना हमने शेयर इशू किया है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए, या हो सकता है जितना हमने शेयर इशू किया है उससे कम आवेदन आए। तो कम आवेदन आएगा तो हम जितना आएगा आवेदन उतना इशू करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा आवेदन आ जाएगा तो हम ज्यादा इशू नहीं कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि ये जो कैपिटल है हमने अभी इशू किया है, इससे ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अगर दोबारा हमको फिर और शेयर इशू करना है तो हम दोबारा उसका फिर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, फिर शेयर इशू करेंगे, फिर लोग अप्लाई करेंगे, फिर उसमें से उनको हम दे सकते हैं। लेकिन अभी उतना ही शेयर सब्सक्राइब हो सकता है जितना शेयर इशू किया गया है। ठीक है, तो उतना ही बेचा जा सकता है। ठीक, अब आया कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है अमाउंट आस्क्ड बाय कंपनी ऑन सब्सक्राइब फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी शेयर्स पे पूरा पैसा इकट्ठा मांग लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ये पैसे किश्तों में मांगती है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का शेयर है। ठीक है, पहला किस्त हमने 50 रुपए का मांगा, क्योंकि हमको जरूरत नहीं थी पैसे की, तो हमने 50 रुपए का पहला किस्त मांग लिया। दूसरा किस्त हमने 20 रुपए का मांग लिया और तीसरा किस्त 30 रुपए का मांग लिया। तो टोटल 100 हो गए, 50 20 70 30 100। ठीक है, अब हो सकता है कि हमने अभी तक अंतिम कॉल नहीं मांगा है, वो जो 30 रुपए का कॉल है वो अभी तक हमने नहीं मांगा है। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये जो 70 रुपए हैं वो हमने मांगे हैं और 30 रुपए हमने नहीं मांगे, तो ये 70 रुपए कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, और 30 रुपए जब हम मांगेंगे तब मांगेंगे, वो वाली बात है। ठीक है, तो 70 रुपए कॉल्ड अप अमाउंट कहलाएगा। अब जितना पैसा हम मांगेंगे
जरूरी नहीं कि उतना पैसा हमको मिल जाए, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम पैसा मांगे लेकिन कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर गया, किसी ने पैसे नहीं दिए, तो जितना पैसा मांगे हैं और उसमें से जितना डिफॉल्ट कर गया यानी कि नहीं मिला, उसको हटाने के बाद जो भी पैसा हमको मिला है वो हमारा पेड अप कैपिटल होता है। यानी कि जितना पैसा मांगा और उसमें से जितना पैसा हमको मिल गया, जो मिल गया वो पेड अप कैपिटल है और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर है। तो अब देखेंगे पेड अप कैपिटल में लिखा हुआ अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स ऑन कॉल्स मेड बाय कंपनी, यानी कंपनी के द्वारा मांगे गए याचनाओं के लिए जिन राशि का भुगतान शेयर होल्डर्स कर देते हैं, ठीक है, उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। कॉल्स इन एरियर अमाउंट व्हिच इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम ऑफ कॉल्स मेड बाय कंपनी। जब कंपनी याचना की राशि मांगती है, जो अलग अलग किस्त है उसको याचना बोलते हैं, तो जब कंपनी याचना की राशि मांगती है और उसके निर्धारित समय के अंदर कोई अंशधारी पैसों का भुगतान नहीं करता है तो उसको कॉल्स इन एरियर कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका जो शेयर शीट क्लासिफिकेशंस है, ये कॉल्स इन एरियर अलग है, ये हैं सारे के सारे, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला हो सकता है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर, यानी कि जितना पैसा मांगा उसमें से जो नहीं मिला वो पेड अप कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये है, अब यहां तक तो आपके बैलेंस शीट में यूज होगा। ये वाला जो पार्ट है कॉल्ड अप, पेड अप और कॉल्स इन एरियर, ये बैलेंस शीट में अलग तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। यहां पे सब्सक्राइब कैपिटल को फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है, दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के लिए आपको दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होंगी। पहला, अगर कंपनी ने जितने के शेयर इशू किए हैं और उसका पूरा पैसा मांग लिया, ठीक, और शेयर होल्डर्स ने वो पूरा का पूरा पैसा पे भी कर दिया, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 पे 100 के 100 रुपए मांग लिए कंपनी ने। अगर 70 मांगे तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में से कोई भी फुलफिल नहीं हुआ तो वो दूसरे कंडीशन में, दूसरे केस में चला जाएगा। तो पहला केस है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब कंपनी ने अंशों पर पूरा पैसा मांग भी लिया है और शेयर होल्डर्स ने अंशों पर पूरा पैसा चुका भी दिया। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो इसमें, नहीं एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इसमें। अब कंडीशन कैसे फुलफिल नहीं होगा? हो सकता है कंपनी ने 100 की जगह 70 मांगा तो भी इसमें। हो सकता है कंपनी ने 100 का 100 मांग लिया लेकिन किसी शेयर होल्डर ने 200 शेयर पे या 500 शेयर पे अंतिम किस्त यानी कि 30 रुपए वाला किस्त नहीं चुकाया, तो भी वो 500 शेयर इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाते हैं। पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं, उसमें हम लिखेंगे, तो जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बस समझ रहे हैं कि क्या है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इन दोनों को जोड़ के फिर शेयर कैपिटल में लिखा जाता है। अगर कोई कॉल्स इन एरियर है, ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर को हटा दिया जाता है जनरली, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में अमाउंट लिख के उसमें से कॉल्स इन एरियर हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी कॉल्स इन एडवांस आता है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? जैसे हमने दूसरा किस्त मांगा अभी और कोई शेयर होल्डर बढ़िया था, अच्छा था, उसने पूरा पैसा अभी चुका दिया, तीसरे कॉल का भी पैसा दूसरे कॉल के साथ चुका दिया, एडवांस में दे दिया, ठीक है, तो उसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं, ठीक। तो इसी वो हमारे पेड अप कैपिटल में शामिल नहीं होता है, कॉल्स इन एडवांस की तरह उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है रिजर्व कैपिटल का। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि वो पूंजी जो हमने अपने लिक्विडेशन यानी समापन के समय के लिए बचा के रखी हुई है, ठीक है, तो उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व डिफरेंट चीज है, रिजर्व कैपिटल अलग चीज है। रिजर्व कैपिटल पूंजी का हिस्सा है और कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा होता है, वो भी कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से वो रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज है, रिजर्व कैपिटल अलग है और कैपिटल रिजर्व अलग है। तो ये है आपके जो शेयर्स के क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमें रिजर्व एंड सरप्लस,
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये दो चीजें और हैं जो कि शेयर होल्डर फंड के अंदर आते हैं। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, इन सब के बारे में भी डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस शीट के और जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बचे हैं उनको भी हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।